इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो फुटबॉल खेल रहा होता है। इसका नाम सैंटियागो मुनेज है। सैंटी के फैमिली में उसके डैड, उसकी दादी और उसका एक छोटा भाई है। ये सारे स्पेनिश होते हैं जो मैक्सिको में इलीगली रहते हैं और इसीलिए आज की रात सैंटी और उसकी फैमिली को मैक्सिको से भागना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिकन पुलिस को ये पता चल गया था कि ये लोग इलीगली मैक्सिको में रहते हैं। मैक्सिकन पुलिस सैंटी और उसकी फैमिली के पीछे थे, लेकिन सैंटी और उसकी फैमिली सही सलामत मैक्सिको की बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सैंटी और उसकी फैमिली लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो चुके हैं। सैंटी अब बड़ा हो चुका है और साथ ही उसकी फुटबॉल खेलने की स्किल्स भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन फैमिली की स्थिति ख़राब होने के कारण सैंटी एक होटल में कुक का काम करता है और साथ ही अपने डैड के काम में हेल्प भी करता है। सैंटी एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। सैंटी की दादी हमेशा उसका सपोर्ट करती है, लेकिन सैंटी के डैड कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सैंटी को इतने बड़े सपने देखने से मना करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंटी अपनी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, जहां एक आदमी जिसका नाम ग्लेन फॉय है सैंटी को खेलते हुए देखते हैं और वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। गेम ख़त्म होने के बाद ग्लेन सैंटी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी प्रोफेशनल गेम खेला है। सैंटी कहता है नहीं, प्रोफेशनल गेम सिर्फ कॉलेज क्लब वाले ही खेलते हैं और आज तक मैं कभी कॉलेज नहीं गया। इसके बाद ग्लेन सैंटी से उसके अगले गेम के बारे में पूछते हैं। सैंटी का अगला गेम सैटरडे को होता है। ग्लेन सैंटी से कहते हैं कि मैं एक स्पोर्ट्स एजेंट को जानता हूं और मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें खेलते हुए देखे। दरअसल ग्लेन अपने टाइम में इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर थे और इसीलिए स्पोर्ट में उनकी काफ़ी जान पहचान है। सैंटी इन बातों को मजाक की तरह ले रहा था। वो कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है। ग्लेन सैंटी से कहते हैं कि तुम इसके हकदार हो और तुम एक चैंपियन बन सकते हो। इतने में सैंटी की बस आ जाती है और वो जाने लगता है। जाते जाते ग्लेन सैंटी से सैटरडे को मिलने का वादा करते हैं। सैंटी घर जाकर ये बात अपने डैड को बताता है। यहाँ सैंटी के डैड उसे काफ़ी डीमोटिवेट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और बड़े बड़े गाड़ियों में सफ़र करते हैं, और एक हमारे जैसे जो उनके बंगलों का लॉन और गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। इसीलिए अपने औकात के बाहर सपना देखना बंद करो। दरअसल सैंटी के डैड एक ट्रक खरीदना चाहते हैं जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें और वो चाहते हैं कि सैंटियागो उनकी बिजनेस में उनकी मदद करे। इधर दूसरी तरफ ग्लेन उस एजेंट से मिलने आते हैं जिसका नाम बैरी है और उसको सैटरडे के गेम में आने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद हमें सैटरडे का गेम दिखाया जाता है। ग्लेन वहां पहुंच चुके थे, लेकिन बैरी अब तक नहीं आया होता। वहीं अब ये गेम शुरू होने वाली थी। गेम शुरू होने से पहले हम सैंटी को इनहेलर लेते हुए देखते हैं। दरअसल सैंटी को अस्थमा होता है, लेकिन ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी होती है। इसी के साथ ये गेम अब शुरू होती है। गेम को शुरू हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है, लेकिन बैरी अभी तक नहीं आया होता। ग्लेन उसे कॉल करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बैरी स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ ऐश करने में व्यस्त था, लेकिन वो ग्लेन से कहता है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। वहीं सैंटियागो काफ़ी अच्छा खेलता है और उसकी टीम जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद ग्लेन सैंटी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो एजेंट नहीं आया। ये सुनकर सैंटी काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन इंग्लैंड के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर एरिक डॉर्नहिल को फ़ोन करते हैं और उसे सैंटियागो का गेम देखने के लिए मनाते हैं। डॉर्नहिल सैंटी का गेम देखने के लिए मान जाते हैं और उसे इंग्लैंड लाने को कहते हैं। इसके बाद ग्लेन सैंटी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें न्यूकासल यूनाइटेड में एक ट्रायल मिला है। यहाँ सैंटी के साथ उसके डैड भी होते हैं और वो ग्लेन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। यहाँ ग्लेन सैंटी को अपना कार्ड देते हैं और सोचकर फ़ोन करने को कहते हैं। इसी के साथ ग्लेन वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंटियागो होटल में ओवर टाइम काम करता है, लोगों से फुटबॉल शॉट्स का बेट लगाता है और बहुत मेहनत करके वो काफ़ी सारे पैसे जमा कर लेता है और उसे अपने जूतों में छुपा कर रखता है। हालांकि उसके घर में सब जानते हैं कि सैंटी अपने जूतों में पैसे छुपाता है। अपने डैड के नामंजूरी के बावजूद सैंटी इंग्लैंड जाना चाहता है, क्योंकि उसकी दादी उसे सपोर्ट करती है और वो भी अपने सपने को सच करना चाहता था। और अब इंग्लैंड सैंटियागो के लिए बस 25,000 रुपये दूर। अगले दिन सैंटी अपना मैच खत्म करके घर आता है और यहाँ वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक नई मिनी ट्रक लगी थी। सैंटी दौड़कर अपने जूतों के पास जाता है, लेकिन यहाँ से वो सारे पैसे गायब होते हैं जो सैंटी ने अपनी मेहनत से कमाई थी। दरअसल सैंटी के डैड ने उसके पैसों की हेल्प से वो ट्रक खरीदी होती है और बदले में सैंटी को आधी बिजनेस दे रहे थे। यहाँ सैंटी और उसके डैड के बीच काफ़ी बहस होती है। सैंटी के डैड अभी भी उसके सपने को बचपना और बेवकूफ़ी समझ रहे थे। सैंटी अपने डैड पर जोर से चिल्लाता है
है और अपने कमरे में चला जाता है। सैंटी को अपना सपना पूरा करने का बस एक मौका मिला था, लेकिन अब सैंटी कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर दूसरी तरफ हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां एक उभरता हुआ प्लेयर गेविन हैरिस न्यूकासल यूनाइटेड की टीम में शामिल हुआ है। इधर सैंटी वापस से अपने डैड के बिजनेस में लग जाता है। काम से वापस घर आने के बाद सैंटी की दादी उसके डैड से छुपाकर उसे इंग्लैंड की फ्लाइट की टिकट देती है, जो उन्होंने अपने जेवर बेच कर लिए होते हैं। दरअसल सैंटी की माँ जब घर छोड़कर गई थी, तब उसकी दादी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सैंटी और उसके भाई के सारे सपने पूरे करेगी। इसी के साथ सैंटी बिना अपने डैड को बताए इंग्लैंड के लिए निकल जाती। इंग्लैंड पहुंचने के बाद सैंटी लंदन के एक फ़ोन बूथ से ग्लेन को कॉल करता है। ग्लेन ये जानकर काफ़ी खुश होते हैं कि उनके कहने पर सैंटी इंग्लैंड आया है। ग्लेन सैंटी को लेकर अपने घर आते हैं और सेटल होने तक उनके साथ रहने का ऑफ़र करते हैं। अगली सुबह सैंटी ग्लेन के शॉप पर जाता है। दरअसल ग्लेन अब एक गैराज के मालिक हैं और आज ये लोग न्यूकासल यूनाइटेड के क्लब में जाने वाले हैं। वो क्लब 10 बजे से पहले नहीं खुलता और 10 बजने में अभी काफ़ी टाइम था। यहाँ ग्लेन सैंटी को बाहर से कुछ खाने को कहते हैं और साथ ही कुछ पैसे भी देते हैं। हालांकि सैंटी उन पैसे को नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए सैंटी ग्लेन से ये पैसे उधार लेता है और कहता है कि एक दिन मैं इसे ज़रूर चुकाऊंगा। इसके बाद ग्लेन और सैंटियागो न्यूकासल क्लब में पहुंचते हैं। यहाँ ग्लेन सैंटी को एरिक डॉर्नहिल से मिलवाते हैं, जो उस क्लब के मैनेजर हैं। एरिक सैंटी को ट्रेनिंग ग्राउंड में आने को कहते हैं, जहां वो सैंटी का गेम देखने वाले हैं। इसके बाद सैंटी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है। यहाँ हम मिलते हैं मेल से, जो उस क्लब के कोच होते हैं। यहाँ सैंटी इस ट्रायल में अपना बेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि उस ग्राउंड पर बारिश हो रही थी, जिस वजह से चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ थे और आज तक सैंटी कभी कीचड़ में नहीं खेला होता। इसी के साथ कोच सैंटी को ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं। घर आने के बाद सैंटी काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोस रहा था, लेकिन ग्लेन को सैंटी पर पूरा भरोसा होता है कि इसके अंदर काबिलियत है। इसीलिए ग्लेन एक बार फिर एरिक डॉर्नहिल से मिलने जाते हैं और यहाँ वो एरिक से सैंटी को 1 महीने का ट्रायल देने की दरख्वास्त करते हैं। एरिक सैंटी को ये ट्रायल देने के लिए मान जाते हैं। ये बात जब ग्लेन घर आकर सैंटी को बताते हैं तो वो काफ़ी खुश होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची थी कि वो अपने सपनों को अब भी पूरा कर सकता है। अब अगले दिन से सैंटी का ट्रायल शुरू होता है। यहाँ उसे ट्रेनिंग दी जाती है और मैचेस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान सैंटी न्यूकासल टीम के प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते देखता है। मेल, जो उस क्लब के कोच हैं, सैंटी से कहते हैं कि एक ना एक दिन तुम वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन वो दिन आज नहीं। इसी के साथ सैंटी अपनी ट्रेनिंग फिर से जारी रखता है। ट्रेनिंग के बाद सैंटी फिजिकल चेक के लिए जाता है, जहाँ एक नर्स सैंटी को चेक कर रही थी, जिसका नाम रोज हार्मसन होता है। यहाँ सैंटी को एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है, जिसमें बेसिकली कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स दी हुई थी और सैंटी को इसमें से चूज़ करना था कि उसके अंदर कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं है। इस फॉर्म में एक लाइन सांस की प्रॉब्लम के बारे में भी था और सैंटी को अस्थमा होता है, लेकिन वो इस लाइन को इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। फिजिकल टेस्ट खत्म होने के बाद सैंटी और बाकी प्लेयर्स प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। इस मैच के दौरान सैंटी का एक प्लेयर से झगड़ा हो जाता है, जिसका नाम ह्यूई है। ह्यूई शुरू से ही सैंटी को बुली करता आ रहा है। यहाँ हम मिलते हैं जेमी से, जो इसी ट्रायल टीम का प्लेयर है। वो इन दोनों का झगड़ा शांत करता है और अब जेमी और सैंटी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी सैंटी को आज की रात एक क्लब में ले जाता है। इस क्लब में न्यूकासल फुटबॉल क्लब के लोग ही आते हैं और साथ ही यहाँ न्यूकासल फुटबॉल टीम का सबसे महंगा प्लेयर गेविन हैरिस भी आता है, जिसे क्लब ने 80 मिलियन पाउंड में खरीदा होता है। यहाँ सैंटी की नज़र रोज हार्मसन पर पड़ती है। वो भी किसी दूसरे क्लब में जा रही थी। सैंटी रोज को आवाज़ लगाता है और सैंटी और जेमी रोज के साथ दूसरे क्लब में चले जाते हैं। आज की रात ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और अब सैंटी और रोज अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब अगले दिन फिर से सैंटी प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहा था और इस मैच को एरिक भी देख रहे होते हैं। यहाँ इस मैच के दौरान एरिक सैंटी को नोटिस करते हैं। दरअसल सैंटी गेम में बॉल पास नहीं करता, वो खुद बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाना चाहता है और वो गोल नहीं कर पाता। एरिक गेम को थोड़ी देर के लिए रुकवाते हैं और सैंटी को अपने पास बुलाते हैं। एरिक सैंटी को सिखाते हैं कि बॉल तुमसे स्पीड भागती है, इसीलिए हम बॉल को पास करते हैं। इसी के साथ एरिक सैंटी से कहते हैं कि फुटबॉल एक टीम वर्क है और तुम्हारे जर्सी के आगे लिखा नंबर जर्सी के पीछे लिखे नाम से ज़्यादा मायने रखता है। इस मैच के ख़त्म होने के बाद सैंटी अपना इनहेलर ले रहा होता है। यहाँ ह्यूवी उसे इनहेल करते हुए देख लेता है। अगले सीन में हमें न्यूकासल यूनाइटेड की मैच दिखाई जाती
जाती है और चैंपियनशिप जीतने के लिए न्यूकासल को ये मैच जीतनी पड़ेगी। लेकिन न्यूकासल के प्लेयर्स एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गेविन हैरिस, जिसे क्लब ने महंगे दाम में खरीदा होता है, वो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। इसीलिए एरिक मेल से कहकर गेविन को बाहर निकलवाते हैं और दूसरे प्लेयर को खेलने भेजते हैं। अब इस मैच को ख़त्म होने में कुछ ही देर बचे थे और दोनों टीम ने एक भी गोल नहीं किया होता है, लेकिन मैच ख़त्म होने से पहले न्यूकासल टीम एक गोल कर लेती है और मैच जीत जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंटी ग्राउंड में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एरिक भी वहां आते हैं और सेंटी को अकेले ग्राउंड में प्रैक्टिस करते देख उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। कहीं ना कहीं एरिक ने सेंटी की काबिलियत को पहचान लिया था। अगले दिन क्लब में रिजर्व टीम की लिस्ट लगी होती है जिसमें ट्रायल टीम से प्लेयर्स को चुना गया था। इस लिस्ट में सेंटियागो का भी नाम होता है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है। अगर सेंटी रिजर्व मैच में अच्छा खेलता है तो उसे न्यूकासल टीम में सेलेक्ट किया जा सकता है। सेंटी ये बात सबसे पहले रोज को बताता है। रोज ये सुनकर काफ़ी खुश होती है कि सेंटी को रिजर्व टीम में शामिल कर लिया गया है और अब ये दोनों टहलते टहलते बातें कर रहे होते हैं। यहाँ सेंटी रोज से पूछता है, तुम्हें फुटबॉल से क्या प्रॉब्लम है? रोज उससे कहती है कि मुझे फुटबॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ जो दौलत शोहरत प्लेयर्स को मिलती है मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे पाने के बाद हर प्लेयर एक रईस बाप की औलाद की तरह अय्याशी की ज़िंदगी जीने लगता है और अपने परिवार और चाहने वालों को भूल जाता है। देखा जाए तो रोज की बात एकदम सही है, क्योंकि जिस प्लेयर को न्यूकासल क्लब ने सबसे महंगे दाम में खरीदा होता है, गेविन हैरिस को, वो अब अय्याश हो गया है और पूरी रात क्लब में शराब और लड़कियों के साथ बिताता है, जिस वजह से उसका गेम प्ले भी अब बेकार होता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटी की दादी उसकी डैड से ये बताती है कि सेंटी रिजर्व टीम में पहुंच चुका है, लेकिन सेंटी के डैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आज न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच रिजर्व गेम होने वाला है और सेंटी भी इस गेम में खेलने वाला है। गेम शुरू होने से पहले न्यूकासल की टीम चेंजिंग रूम में थी और यहाँ कोच सबको अपना अपना काम समझा रहे होते हैं और जब ये टीम ग्राउंड पर जाने के लिए निकल जाती है तब सेंटी छुपकर इनहेलर ले रहा होता है, लेकिन तभी ह्यूई वहाँ आता है और उसके इनहेलर को तोड़ देता है। अब सेंटी भी बाकी प्लेयर्स के साथ ग्राउंड पर होता है और ये गेम अब शुरू हो चुकी होती है, लेकिन इस गेम में सेंटी अपना बेस्ट नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास स्टैमिना ही नहीं बचा था। वो एक बार भी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं ले जा पाता है और ना चाहते हुए भी कोच को सेंटी को बाहर निकालना पड़ता है। और जब सेंटी चेंजिंग रूम में वापस आता है, यहाँ मेल उससे मिलने, वो उससे कहते हैं कि शायद तुम्हारा एलए में खेलना ही ठीक था क्योंकि तुम्हारे अंदर इंग्लैंड में खेलने की स्टैमिना नहीं है और इसीलिए मुझे तुमसे जाने को कहना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि अब सेंटी को टीम से फायर कर दिया गया है। इसके बाद सेंटी काफ़ी निराश होकर रोज से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ। और अब कहीं ना कहीं सेंटी और रोज एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रोज सेंटी को समझाने की काफ़ी कोशिशें करती हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सेंटी अपने आप को ही कोस रहा था। वो इतने बड़े सपने देखने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। अगली सुबह सेंटी स्टेशन जाने के लिए एक टैक्सी में निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गेविन हैरिस पूरी रात लड़कियों के साथ सोया था और जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है वो क्लब के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। गेविन भागकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन उसके कार का टायर किसी ने निकाल दिया होता है। इसीलिए गेविन टैक्सी कंपनी में फ़ोन करके अपने लिए एक टैक्सी अर्जेंट बुलाता है। उस टैक्सी कंपनी का मालिक उसी टैक्सी वाले को फ़ोन करता है जो अभी सेंटी को लेकर स्टेशन जा रहा है और क्योंकि गेविन एक बड़ा आदमी है, टैक्सी वाले को उसे लेने जाना ही पड़ेगा। टैक्सी वाला गेविन के पास पहुंचता है। यहाँ गेविन सेंटी को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेंटी बोलता है कि मुझे टीम से फायर कर दिया गया है। गेविन सेंटी से पूरी कहानी रास्ते में बताने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गेविन सेंटी को लेकर एरिक के पास आता है। यहाँ गेविन एरिक से सब कुछ सच सच बताता है। वो कहता है कि सेंटी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उस दिन इसका इनहेलर खो गया था, जिस वजह से ये अच्छा नहीं खेल पाया। एरिक सेंटी से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम्हें अस्थमा है? सेंटी बोलता है हाँ ये सच है। फिर एरिक सेंटी से कहते हैं कि अस्थमा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ बोलना एक बड़ी प्रॉब्लम है। एरिक सेंटी से पूछते हैं क्या तुम एक और मौके के लायक हो? सेंटी कहता है कि हाँ मैं हूँ। इसी के साथ एरिक वापस से सेंटी को रिजर्व टीम में ले लेते हैं और उसकी इलाज भी करवाते हैं। और अब सेंटी हर एक रिजर्व गेम में अपना बेस्ट देता गया और न्यूकासल हर गेम जीतती गई। इन मैचेस के दौरान ह्यूई, जिसने आज तक सेंटी को बुली किया, वो भी अब सेंटी को पसंद करने लगा था क्योंकि उसकी बहन को सेंटी पसंद था। इसके बाद सेंटी की लाइफ चेंज होने लगी थी। जहां 1 महीने पहले वो इंग्लैंड को छोड़कर जा रहा था, वहीं अब उसे क्लब की तरफ से एक घर मिल चुका है जहां वो गेविन हैरिस के साथ रहता है। गेविन और सेंटी अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। गेविन सेंटी को अपने साथ क्लब भी ले जाता है। यहाँ क्लब में सेंटी बैरी से मिलता है
मिलता है। ये वही एजेंट है जिसे ग्लेन ने सैंटी का गेम देखने के लिए बुलाया था और वो नहीं आया था। दरअसल बैरी स्पोर्ट्स में मार्केटेबिलिटी करता है, जहां वो प्लेयर्स को एड्स ला के देता है और यहाँ बैरी सैंटी को भी एड दिलाने का वादा करता है। अगली सुबह सैंटी अपने घर एले फ़ोन करता है। वो फ़ोन उसका छोटा भाई उठाता है। दरअसल सैंटी अपने डैड से बात करना चाहता था, लेकिन उसके डैड उससे बात नहीं करते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंटी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में जाता है और उसे पता चलता है कि सैटरडे की रिजर्व गेम में वो नहीं खेलने वाला है। दरअसल सैंटी का सिलेक्शन अब न्यूकासल टीम में हो गया है और सैटरडे को सैंटी लंदन में न्यूकासल की टीम के साथ चैंपियनशिप की गेम खेलने वाला है। ये मोमेंट सैंटी के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि उसका सपना अब बस साकार होने ही वाला था। इसके बाद के सीन में हमें न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल की गेम दिखाई जाती है। सबकी नज़र न्यूकासल टीम पर होती है, क्योंकि चैंपियनशिप जीतने के लिए न्यूकासल को इस गेम के साथ साथ एक और गेम जीतनी पड़ेगी। यहाँ हमें सैंटी के डैड को दिखाया जाता है। वो भी एले के एक बार में इस गेम को देख रहे होते हैं। गेम शुरू होती है और कुछ देर के बाद ही न्यूकासल टीम का एक प्लेयर जख्मी हो जाता है और इस प्लेयर की जगह सैंटियागो को रिप्लेस किया जाता है। सैंटियागो को टीवी पर देख उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं और चिल्लाकर सबसे कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, सैंटियागो मुनेज। वहाँ बाहर के लोग सैंटी के डैड को अपने पास बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर न्यूकासल इस गेम को जीतती है तो हम आपको पार्टी देंगे। इधर सैंटियागो और गेविन की जोड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और न्यूकासल की टीम इस गेम को जीत जाती है। इस गेम को जीतने के बाद गेविन सैंटी को क्लब में लेके जाता है और आज की रात ये लोग लड़कियों के साथ काफ़ी मज़े करते हैं। हालांकि सैंटी को ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम मिलते हैं गेविन की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना से, जो गेविन की बिहेवियर की वजह से उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन सैंटी की क्लब वाली फोटो मैगजीन में छपती है और इस बात से एरिक उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। सैंटी इस बारे में रॉज से बात करने जाता है, लेकिन रॉज भी उसे कहीं ना कहीं नाराज़ थी। यहाँ सैंटी को पता चलता है कि जेमी एक गेम के दौरान काफ़ी इंजर्ड हुआ है और अब वो खेल नहीं पाएगा। सैंटी जेमी की हालत देखकर काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि सैंटी और जेमी काफ़ी अच्छे दोस्त। घर जाने के बाद सैंटी गेविन को समझाता है कि वो एक घटिया इंसान बनता जा रहा है और उसके दोस्त उसे ऐसा बना रहे हैं। इसी वजह से क्रिस्टीना उसे छोड़कर चली गई। सैंटी गेविन को काफ़ी समझाता है कि उनके पास ये एक गोल्डन टाइम है जिसमें उसे अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन गेविन सैंटी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे घर से बाहर निकलने को कहता है। अगले दिन सैंटी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ ग्लेन उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे अपने दादी से बात करने को कहते हैं। दरअसल सैंटी के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। सैंटी ये जानकर काफ़ी दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंटी अब एले जाने के लिए निकल जाता है और एयरपोर्ट पर पहुंच चुका होता है, जहां उसकी फ्लाइट कुछ देर बाद की होती है। इधर दूसरी तरफ गेविन को उसकी गलतियों का एहसास होता है और वो कल रात के फोटो के बारे में एरिक से बात करता है। वो उनसे कहता है कि इसमें सैंटियागो की कोई गलती नहीं, उसे मैं ही जबरदस्ती क्लब में लेके गया था। यहाँ एरिक गेविन को काफ़ी मोटिवेट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें नए प्लेयर्स के लिए एक आइडल बनना चाहिए। गेविन एरिक की बातों को समझ रहा था और अब गेविन सुधर चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंटी एयरपोर्ट से वापस ग्राउंड पर आ जाता है। वो एले नहीं जाता। एरिक सैंटी से पूछते हैं कि तुम्हें तो प्लेन में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैंटी एरिक से कहता है मैंने एयरपोर्ट पर काफ़ी देर तक अपने आप से बात की और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तो मेरे पास एक बहाना है अगर मैं नाकामयाब हुआ तो, कि मेरे तो डैड मर चुके थे, मुझे घर जाकर अपना बिजनेस संभालना था, अपने दादी और अपने छोटे भाई को संभालना था। सैंटी एरिक से पूछता है कि आपको पता है कि मुझे बहाना क्यों चाहिए था। एरिक कहते हैं नहीं। सैंटी कहता है क्योंकि मेरे डैड ने मुझे ऐसा सोचना सिखाया था। उनके रहते मैं अपने किसी भी अरमान को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं अपना पूरा फोकस गेम पर दूंगा। भाई डेडिकेशन देख रहे हो इस लौंडे की। इस बंदे का बाप मर गया, इसकी दादी और इसका छोटा भाई वहाँ लॉस एंजलिस में अकेले हैं और इसे ये भी नहीं पता है कि ये अगले गेम में टीम में है भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा फोकस गेम पर देना चाहता है। सैंटी की काबिलियत और जोश से एरिक काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और देर रात जब सैंटी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है तब एरिक सैंटी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि चैंपियनशिप की लास्ट मैच जो सैटरडे को होने वाली है उसमें सैंटी न्यूकासल टीम के लिए खेलने वाला है। अगले दिन सैंटी ग्लेन के पास जाता है और उन्हें ये खुशखबरी देता है। साथ ही सैंटी ग्लेन को वो पैसे भी दे देता है जो उसने ब्रेकफास्ट के लिए ग्लेन से उधार ली थी। इसके बाद के सीन में हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल चैंपियनशिप की लास्ट गेम होने वाली है और ये गेम सैंटी का फ्यूचर डिसाइड करेगी। इस गेम को देखने के लिए रॉज और ग्लेन भी
आए होते हैं और साथ ही सैंटी की दादी और उसका छोटा भाई भी इस गेम को एक बार में देख रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बार है जिसमें कभी सैंटी के डैड सैंटी का गेम देखने आए थे। इधर गेम शुरू होने से पहले एरिक सारे प्लेयर्स को बस एक बात बोलते हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है। इसी के साथ न्यूकासल की टीम और लिवरपूल की टीम ग्राउंड में आती है और गेम शुरू होता है। गेम के शुरू होने के काफ़ी देर बाद तक दोनों टीम का स्कोर 0 होता है, लेकिन तभी न्यूकासल टीम गेविन हैरिस की मदद से एक गोल करती है। अब इस गोल के कुछ देर बाद ही लिवरपूल टीम को एक फ्री किक के साथ साथ कॉर्नर भी मिलता है और लिवरपूल टीम भी एक गोल कर लेती है। अब दोनों टीम बराबरी पर थी, लेकिन फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक लिवरपूल की टीम एक और गोल कर लेती है और न्यूकासल से आगे निकल जाती है। सेकेंड हाफ शुरू होने के कुछ देर बाद ही बॉल सैंटियागो मुनेज के पास आती है और ये बंदा बॉल को बिल्कुल नहीं छोड़ता। सैंटी बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाता है जहां उसके सामने गेविन हैरिस था। सैंटी गेविन को पास करता है और गेविन एक जोर का किक मारता है और बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। इसी के साथ अब दोनों टीम बराबरी पर थी। इस गेम को खत्म होने में अब बस 3 मिनट ही होते हैं और चैंपियनशिप जीतने के लिए न्यूकासल को बस एक गोल और करना पड़ेगा। तभी बॉल फिर से सैंटी के पास आती है और सैंटी फिर से बॉल को गोल पोस्ट तक ले जाता है, लेकिन बीच में ही लिवरपूल का एक प्लेयर सैंटी को गिरा देता है और इसी के साथ न्यूकासल को एक पेनल्टी शॉट मिलती है। गेम के लास्ट मोमेंट में मिलने वाला ये शॉट न्यूकासल के लिए गोल्डन चांस था। ये शॉट गेविन सैंटी को मारने को देता है। पूरे ग्राउंड में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबकी नज़र इस नए नौजवान लड़के पर होती है। इसी के साथ सैंटी जोर का किक मारता है और बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है और इसी गोल के साथ साथ सैंटी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। थोड़ी देर बाद गेम खत्म होती है और न्यूकासल इस सीजन की चैंपियनशिप जीत चुका था। गेम खत्म होने के बाद ग्लेन सैंटी के पास आते हैं। दरअसल उसकी दादी ने उसे कॉल किया था और यहाँ सैंटी को पता चलता है कि उसके डैड ने उसकी गेम देखी। सैंटी काफी खुश होता है। वो ग्लेन से कहता है कि आपको पता है कि मेरे डैड ने मुझे खेलते हुए देखा था। ग्लेन सैंटी से कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे डैड अब भी तुम्हें देख रहे हो और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।